इस वीडियो में हम सोवरेनिटी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि सोवरेनिटी का मीनिंग क्या है, इसके मेन थिंकर्स क्या है, इसकी टाइप्स क्या है और आज के टाइम में यानी ग्लोबलाइजेशन के टाइम में सोवरेनिटी की कितनी इम्पोर्टेंस है, क्या क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या क्या डिबेट्स हैं इस सोवरेनिटी की इम्पोर्टेंस को लेकर आज के टाइम पर, वो सभी देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोवरेनिटी है क्या। बेसिकली स्टेट के 4 एलिमेंट हमने पढ़े होते हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, और उनमें से 4th एलिमेंट होता है सोवरेनिटी। और कई स्कॉलर मानते हैं सोवरेनिटी जो है वो स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जिसके बिना स्टेट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। सोवरेनिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। सोवरेनिटी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये बात करता है कि स्टेट के पास एक्चुअली एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर होती है। स्टेट के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं हो सकती। स्टेट के पास इतनी पावर है कि वो जो चाहे अपनी विद इन द टेरिटरी कर सकती है और दूसरी स्टेट के साथ यानी दूसरी कंट्रीज़ के साथ जिस तरह के भी रिलेशन कायम करना चाहती है, जो भी डिसीज़न लेना चाहती है, उन सबको लेकर इंडिपेंडेंट है। सो विद इन द स्टेट भी कोई अथॉरिटी नहीं है स्टेट के ऊपर, और आउटसाइड द स्टेट भी कोई अथॉरिटी नहीं है जो उसे कंट्रोल कर सके। सोवरेनिटी के मायने ये रखते हैं। अब हम देखते हैं कि सोवरेनिटी के मेन थिंकर्स क्या है। सबसे पहले नाम आता है जीन बॉडिन का। जीन बॉडिन एक ऐसे थिंकर है जो सबसे पहले सोवरेनिटी की एक सिस्टमैटिक परिभाषा देते हैं, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन देते हैं। इनकी फेमस बुक है द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक, जो 1576 में पब्लिश होती है। उसमें ये सोवरेनिटी का आइडिया बताते हैं। ये कहते हैं सोवरेनिटी जो होनी चाहिए, सोवरेनिटी एक ऐसी पावर या अथॉरिटी है जो सिंगल पर्सन के हाथ पे होनी चाहिए, यानी किंग या मोनार्क के हाथ में होनी चाहिए। एक सिंगल डिसीजन मेकर ही होना चाहिए विद इन द स्टेट। ये बिलीव करते थे कि अगर हम वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी चाहते हैं तो हमें एक एब्सोल्यूट और परपेचुअल पावर क्रिएट करनी होगी, यानी एक ऐसी अथॉरिटी क्रिएट करनी होगी, एक ऐसा सोवरेन क्रिएट करना होगा जिसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज ना कर सके, जिससे ऊपर कोई भी ना हो। तो इनका कहना है कि स्टेबिलिटी हम इंश्योर कर सकते हैं ऐसी ही सोसाइटी में अगर हम सोवरेन क्रिएट कर ले। वो सोवरेन जिसके पास लॉ मेकिंग बनाने की जो पावर है वो फाइनल हो, जिसके पास लॉ मेकिंग की बनाने की पावर फाइनल हो और उस लॉ को कोई चैलेंज ना कर सके। हालांकि जीन बॉडिन लग रहा होगा कि एक एब्सोल्यूट सोवरेन की बात कर रहे हैं, एक डेस्पोटिक सोवरेन की बात कर रहे हैं, लेकिन जीन बॉडिन भी मानते थे कि सोवरेन से ऊपर जो अथॉरिटी है वो है विल ऑफ गॉड यानी नेचुरल लॉ। तो उसके विद इन रहकर ही जो सोवरेन को है काम करना पड़ेगा, ये उनका एक आइडिया था। सो थॉमस हॉब्स की अब बात करते हैं, सेकंड थिंकर की, कि वो सोवरेनिटी के आइडिया को कैसे देखते हैं। हॉब्स का जो फेमस वर्क है लेवियाथन, जो 1651 में पब्लिश होता है, उसमें ये डिफाइन करते हैं कि सोवरेनिटी का मतलब होता है कुरेसी पावर पर मोनोपोली। कुरेसी पावर का मतलब जिसमें फिजिकल फोर्स या वायलेंस यूज़ की जा रही है, उस पर किसी की मोनोपोली होना, ये उनका मानना था। ये भी एडवोकेट करते हैं जीन बॉडिन की तरह कि सोवरेनिटी सिंगल रूलर के पास होनी चाहिए, एक सिंगल मोनार्क होना चाहिए जिसके पास सारी पावर होनी चाहिए। ये कहते थे कि सोवरेनिटी की ज़रूरत ही क्यों है समाज को, क्यों चाहिए हमें सोवरेनिटी। ये इसलिए चाहिए क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है ना, वो बहुत ही सेल्फ सीकिंग है और पावर इंटरेस्टेड है। सेल्फ सीकिंग का मतलब है जो सेल्फिश है, अपने आप को प्रिजर्व करना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसको दूसरों का नुकसान करना पड़े। तो ह्यूमन नेचर में एक और चीज़ टेंडेंसी है कि वो पावर के पीछे ही भागता है, स्टेटस के पीछे ही भागता है। तो इसके लिए वो किसी का चाहे नुकसान भी पहुंचाना चाहे। तो ऐसी सोसाइटी जिसे वो कहते हैं वो स्टेट ऑफ नेचर की सोसाइटी होगी, जिसके ऊपर ह्यूमन के ऊपर कोई भी सोवरेन पावर एग्जिस्ट नहीं करती, किसी को भी मारा जा सकता है। तो ऐसी लाइफ में कैसी लाइफ होगी? लाइफ बहुत शॉर्ट होगी, ब्रिटिश होगी, नास्टी होगी। ये आपको मेन जो विचार है हॉब्स के पता होंगे। सो इसलिए कहते हैं कि सोवरेन रूलर का एब्सेंस होना स्टेट ऑफ नेचर का होना होगा सोसाइटी में, इसलिए हमें सोवरेनिटी की ज़रूरत है, एक पावरफुल सोवरेन की ज़रूरत है।
अब हम देखते हैं कि सोवरेनिटी की टाइप्स क्या है। सबसे पहले है इंटरनल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब है स्टेट के जो इंटरनल अफेयर्स है, इंटरनल मैटर्स को लेकर उसकी सोवरेनिटी की बात कर रही है। ये इम्प्लाई करती है कि विद इन द स्टेट जो है, स्टेट एक एब्सोल्यूट पावर है, एक फाइनल अथॉरिटी है जो अपने सिटीज़न के ऊपर हर तरह के डिसीज़न ले सकती है जो सिटीज़न को मानने पड़ेंगे। सो स्टेट जो है एक फाइनल अथॉरिटी होगी। अर्ली थिंकर्स जो थे, जो जीन बॉटिन या हॉब्स जिनके बारे में हमने पढ़ा, वो ये मानते थे कि सोवरेनिटी जो है वो सिंगल रूलर के हाथ में होनी चाहिए, एक सिंगल मोनार्क के हाथ में होनी चाहिए, जैसे कि हमने देखा। लेकिन जे रूसो इस कंसेप्ट को, इस बात को जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं सिंगल रूलर के पास अथॉरिटी या पावर नहीं होनी चाहिए, रैदर वो आइडिया जो प्रपोज करते हैं उसे कहते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी का आइडिया, कि पॉपुलर सोवरेनिटी होनी चाहिए। इसका मतलब है जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो लोगों के पास होनी चाहिए, और ये जो अथॉरिटी रिफ्लेक्ट करेगी उनकी जनरल विल में, जो वो जनरल विल का आइडिया देता है, जो हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के क्रैश कोर्स में ऑलरेडी समझ रखी हैं चीज़ें। एक और चीज़ कही जाती है कि सोवरेनिटी जहाँ तो रूलर के पास हो सकती है, एक व्यू है सोवरेनिटी लोगों के हाथ में होनी चाहिए, एक और व्यू है कि सोवरेनिटी जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के हाथ में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि यूके में सोवरेनिटी ना तो क्वीन या क्राउन के पास है, ना ही लोगों के पास है। यूके में जो सोवरेनिटी है वो है पार्लियामेंट के पास, वहाँ पर पार्लियामेंट ही मोनार्क है। तो ये है इंटरनल सोवरेनिटी का आइडिया, जिसमें इंटरनल मैटर्स को लेकर विद इन देयर टेरिटरी, जो अपनी स्टेट की विद इन टेरिटरी है, उसमें स्टेट फाइनल अथॉरिटी है, स्टेट के पास मोनोपली है सारे डिसीजन लेने की। देन फिर बात आती है एक्सटर्नल सोवरेनिटी की। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब है एक ऐसी स्टेट जो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस है अपने डिसीजन को लेकर वर्ल्ड अफेयर्स में, यानी इंटरनेशनल लेवल में स्टेट किसी भी तरह के डिसीजन ले सकती है बिना किसी के इंटरफेरेंस के, बिना किसी के कंट्रोल के। तो हम कहेंगे कि स्टेट अपनी एक्सटर्नल सोवरेनिटी को एक्सरसाइज कर रही है। तो ये स्टेट की मर्जी है किसके साथ दोस्ती रखनी है, किसके साथ दुश्मनी रखनी है, किसके साथ ट्रीटी करनी है, किसके साथ ट्रीटी नहीं करनी है, क्या स्टैंड लेना है इंटरनेशनल फोरम पर, इंटरनेशनल समिट पर। ये स्टेट की मर्जी है, इंडिपेंडेंट वो डिसीज़न ले सकती है। इसे हम एक्सटर्नल सोवरेनिटी कहते हैं। और ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये जो एक्सटर्नल सोवरेनिटी का आइडिया है ये बहुत ही महत्वता रखता है, एक क्रूशियल इम्पोर्टेंस रखता है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इस आइडिया की वजह से स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहती है, स्टेट की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बनी रहती है। तो इसलिए ये सोवरेनिटी का आइडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया से ही ऐसा आइडिया निकल के आया था जो 1648 में साइन होती है, कि कोई भी स्टेट एक दूसरे के मैटर पर इंटरफेयर नहीं करेगा, हर स्टेट इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन को लेने के लिए। लेकिन इस एक्सटर्नल सोवरेनिटी के आइडिया को लेकर ना कुछ मॉरल कंसर्न्स लोगों के द्वारा रेस किए जाते हैं। वो कहते हैं स्टेट के पास एक्सटर्नल सोवरेनिटी है, जिसका मतलब है कि कोई दूसरी कंट्री किसी दूसरी स्टेट के मैटर्स को लेकर कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, विद इन द स्टेट जो चाहे अपने सिटीज़न के साथ कर सकती है, चाहे अपनी पावर को अब्यूज़ करके उनको टॉर्चर भी कर सकती है, तो क्या उनका जेनोसाइड कर सकती है। ये सही तरीका होगा? क्या हम कहेंगे कि फिर स्टेट का ये इंटरनल मैटर है, जो मर्जी करती रहे अपने सिटीज़न के साथ, जितने मर्जी ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती रहे? तो एक्सटर्नल सोवरेनिटी को लेकर ये क्रिटिसिज्म देखा जाता है, मिलता है। खास करके तब मिलता है जब ये एक्सटर्नल सोवरेनिटी क्लैश करती है ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ के साथ। तो तब ये एक्सटर्नल सोवरेनिटी के इशू को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जिसमें ह्यूमन राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक्सटर्नल सोवरेनिटी जो है कम इंपॉर्टेंस रहती है। अब सवाल ये उठता है, क्या सोवरन स्टेट जो है आज के टाइम पर ख़त्म हो रही है? क्या स्टेट की जो मोनोपली है, स्टेट की जो अथॉरिटी या पावर है, वो ख़त्म होती जा रही है? क्यों कह रहे हैं, किस टाइम पर हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जब ग्लोबलाइजेशन सीन पे आई है, जब से ग्लोबलाइजेशन एक हॉट टॉपिक बना है, जब से ग्लोबलाइजेशन की चर्चा हो रही है। और ये जो चर्चा कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन को बहुत मानते हैं, उन्हें हम हाइपर ग्लोबलिस्ट कहते हैं। हाइपर ग्लोबलिस्ट ये क्लेम करते हैं कि जब से ग्लोबलाइजेशन आ रही है, स्टेट की पावर होलो होती जा रही है, खोखली होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है।
स्टेट की जो मोनोपलीज थी, एक पावर थी ना मोनोपलीज पर, इकॉनमी पर, मार्केट में, अपने सिटीज़न पर, अपनी टेरिटरी पर, अपने इंटरनल मैटर्स को लेकर, ये जो मोनोपली थी ना, वो मोनोपली किसी तरह से हमें लग रहा है ख़त्म होती जा रही है। हालांकि सभी लोग एग्री नहीं करते। स्केप्टिक्स जो हैं वो कहते हैं ये एक एग्जैजरेशन स्टेटमेंट है। स्केप्टिक्स वो स्कॉलर्स हैं या वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली ए मिथ है, एक ऐसी मिथ है जो वेस्टर्न स्टेट ने डेवलप की है अपनी नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन ने किसी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि स्टेट की पावर को डिप्राइव कर दिया, स्टेट को पावर को ख़त्म कर दिया, ये नहीं कह सकते। फिर बारी आती है उन स्कॉलर्स की जो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट कहलाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट कहते हैं कि हम मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो डी टेरिटोरियलाइज्ड हुई है। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो स्टेट की टेरिटरी से बाहर जाकर, बियॉन्ड जाकर भी हो रही है, जैसे टीएनसी कंपनीज वगैरह चल रही हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि स्टेट की जो मोनोपली थी, ठीक है, अपने मैटर्स पर और कई सारी चीज़ों पर वो जा चुकी है। स्टेट आज भी अथॉरिटी को रिटेन करती है, ये कहना चाहते हैं। काफ़ी ऐसे स्कॉलर हैं जो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ना डेवलपिंग कंट्रीज़ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए कुछ न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ प्रमोट की गई है इंटरनेशनल लेवल पर, आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। उनको मजबूरन वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा बनाए गए नॉर्म्स को, बनाई गई पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ा है। तो क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ जब ऐसे नॉर्म्स को, ऐसी पॉलिसीज़ को फॉलो कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या वो सॉवरन स्टेट है, वो इंडिपेंडेंटली डिसीज़न ले रहे हैं? तब उनकी सॉवरेनिटी कहाँ गई, तब उनका एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का आइडिया कहाँ गया? इस चीज़ के बारे में जो है चिंता जाहिर की जाती है। कुछ थिंकर हैं जैसे एंड्रयू लिंकलेटर, कॉस्मोपॉलिटियन थिंकर है एक, जिनको हम क्रिटिकल थ्योरी में भी पढ़ते हैं। तो इनके साथ कुछ पोस्ट मॉडर्न थिंकर जैसे आरबीजे वॉकर, डेविड कैम्पबेल, ये सारे क्रिटिक डिलीवर करते हैं कि ये जो स्टेट की मोनोपली है, स्टेट की सॉवरेन प्रैक्टिसेस हैं, इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इन्होंने सिटीज़न का क्या भला किया है, जबकि ये चाहते हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड हो, एक ऐसा ग्लोब हो जो ज़्यादा फ्री हो, जिसमें ना बॉर्डर या टेरिटरी की बंदिशें ना हो, जिसमें ये ना कहा जाए कि ये इस कंट्री का सिटीज़न है, वो उस कंट्री का सिटीज़न है। ये एक्सक्लूसिविस्ट पॉलिसीज़ ना हो, मोर डेमोक्रेटिक फॉर्म्स हो, पॉलिटिकल सोसाइटी हो, पॉलिटिकल कम्युनिटी हो, एक कॉस्मोपॉलिटियन या वर्ल्ड सिटीजनशिप के आइडिया को ये प्रमोट करते हैं ऐसे थिंकर। तो ये बात मैं अब आपके हाथ में छोड़ता हूँ कि आप क्या मानते हो कि आज स्टेट के पास कितना कंट्रोल है। हमने इस डिबेट को नॉन स्टेट एक्टर का जब कंसेप्ट कवर कर रहे थे तो तब भी समझा था। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि स्टेट की अथॉरिटी जो है पूरी तरह रिटेन नहीं है, मोनोपली नहीं रही, जहाँ आप शायद मानते हो कि नहीं, स्टेट के पास आज भी बहुत चीज़ों पर मोनोपली है, पावर को रिटेन करती है, ये आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हो, आप क्या मानते हो? सो बेसिकली सॉवरेनिटी का आइडिया हमने इतना ही समझना है, जिसमें हमने कुछ मेन थिंकर, इसके मीनिंग, इसकी टाइप्स और इस डिबेट को ध्यान में रखना है कि ग्लोबलाइजेशन ने सॉवरेन स्टेट को किस तरह से इम्पैक्ट किया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।